Hello students, you are most welcome to this channel. आज माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। 11th क्लास के लिए स्टार्टिंग है इकोनॉमिक्स की, इसलिए बड़े ध्यान से समझते रहें, पढ़ते रहें। बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा। तो जब स्टार्ट करते हैं आज, इसमें कुछ बेसिक्स ही हम पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर बेसिक्स का ही होता है। तो इसमें सबसे पहले हमें ये समझना है इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमी क्या होती है, स्कैरसिटी क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। ये सब आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और उसके बाद माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ये भी इसी वीडियो में आज हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझना है कि अगर हम सब्जेक्ट हमने इकोनॉमिक्स लिया है तो इकोनॉमिक्स होता क्या है। सिंपल सी बात है कि हमारे जो मीन्स हैं यानी रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम होते हैं, सीमित होते हैं, और हमारी वांट्स अनलिमिटेड होती हैं, इच्छाएं हमारी बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर हमारे पास 100 रुपये होते हैं तो हम 1000 की इच्छा रखते हैं या 10,000 की इच्छा रखते हैं कि ये चीज़ें हमारे पास हो जाएं। तो यही मतलब है इसका कि हमारे पास साधन, जो रुपया है वो संसाधन है, यानी कि रिसोर्स है जिससे हम खरीद सकते हैं कोई चीज़, और वांट्स आप समझते हैं हमारी इच्छाएं हैं। तो इकोनॉमिक्स भी हमें इन्हीं चीज़ों को सिखाता है। अर्थशास्त्र जिसे रुपये पैसे से रिलेटेड है, और इकोनॉमिक्स के फादर कौन हैं ये भी आप समझ लें। एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स का फादर माना जाता है। अब इकोनॉमिक्स एक मानव व्यवहार का विज्ञान होता है, या मानव व्यवहार का साइंस, ह्यूमन बिहेवियर, साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जो हमें ये सिखाता है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत स्केर्स होते हैं, बहुत कमी होती है रिसोर्सेज की, और उन्हें हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें जिससे कि अगर हम एक कंज्यूमर हैं तो हमें सेटिस्फैक्शन सबसे ज़्यादा हो जाए, अगर हम एक प्रोड्यूसर हैं, कोई प्रोडक्शन का काम करते हैं, तो हमें प्रॉफिट सबसे ज़्यादा हो जाए, क्योंकि प्रोड्यूसर को प्रॉफिट की आवश्यकता होती है और एक कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन की आवश्यकता होती है। और अगर हम एक समाज है, सोसाइटी है, एज ए सोसाइटी, तो हमारा सामाजिक कल्याण सबसे ज़्यादा हो जाए। जो हमें ये सब चीज़ें सिखाता है, एक संसाधनों को इस तरह से बंटवारा सिखाता है, बांटना सिखाता है, जिससे कि हम ये चीज़ें प्राप्त कर सकें, तो उसे इकोनॉमिक्स कहा जाता है। और ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको रीड कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ स्केर्स मीन्स। जो इकोनॉमिक्स है वो ह्यूमन बिहेवियर का साइंस है, और जो किससे संबंधित है, एलोकेशन ऑफ स्केर्स मीन्स। स्केर्स का मतलब है, स्केर्स का मतलब होते कमी होना, मीन्स का मतलब साधन या रिसोर्सेज। जो साधनों के बंटवारे से, जो मीन्स, जो साधन कम हैं, बहुत कम हैं, उनके बंटवारे से संबंध रखता है, या एलोकेशन से, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेट करता है। इन सच मैनर, किस मैनर में, दैट कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन। एज ए कंज्यूमर हम क्या कर सकें, अपना सेटिस्फैक्शन सबसे ज़्यादा कर सकें। एज ए प्रोड्यूसर मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स, अपना प्रॉफिट ज़्यादा कर सकें। एज ए सोसाइटी, और समाज के रूप में, कैन मैक्सिमाइज इट्स सोशल वेलफेयर, समाज कल्याण ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। तो इसी को इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा इकोनॉमिक्स की मीनिंग। अब है स्कैरसिटी। स्कैरसिटी क्या होती है? इट रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज आर लेस देन द डिमांड फॉर रिसोर्सेज। अगर रिसोर्सेज यानी कि संसाधन, जिन चीज़ों से हम काम करते हैं, जिन चीज़ों से हम परचेजिंग कर, एज ए कंज्यूमर परचेज करते हैं, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करते हैं, तो वो संसाधन होते हैं। तो संसाधनों की, जो रिसोर्सेज हैं, उनकी सप्लाई अगर उनकी डिमांड से कम होती है, उनकी डिमांड तो ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, तो उसे स्कैरसिटी कहा जाता है, उसको कमी कहा जाता है।
सिंपल सी बात है। फिर है इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी वो एरिया से संबंध रखता है, यानी कि वो एरिया है या वो सिस्टम है जहां से व्यक्ति अपने लिविंग के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए इनकम अर्न करता है, वो इकोनॉमी कहलाती है। इट इज अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया, किसी भी एरिया के लोग जिस सिस्टम से अपनी अर्न देयर लिविंग, अपनी इनकम अर्न करते हैं, उसे इकोनॉमी कहा जाता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इंडियन इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ ऑल सोर्सेज। इंडियन इकोनॉमी, अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो उसमें वो सारे सोर्सेज शामिल होंगे जिनसे इनकम अर्न की जाती है। ऑफ प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर, जैसे कि अगर पूरी इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो उसमें एग्रीकल्चर का पूरा सेक्टर आ जाएगा जहां से इनकम अर्न होती है। इंडस्ट्री का पूरा आ जाएगा जहां इंडस्ट्रीज से इनकम अर्न होती है। बैंकिंग, बहुत सारे लोग बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हुए हैं, वहां से अपनी आजीविका चलाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, एटसेट्रा, और बहुत सारी चीज़ों से जुड़े हुए हैं जहां से वो अपनी इनकम अर्न करते हैं, तो वो इकोनॉमी कहलाती है। उसके बाद है इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी, सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है? वो एक्टिविटी जो इनकम अर्न करने से, यानी कि इनकम मनी अर्निंग से रिलेट करती है, उसे क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। और जिसमें मनी अर्निंग से मतलब नहीं होता है, जिसमें केवल सेटिस्फैक्शन से मतलब होता है, अपनी मानसिक संतुष्टि के लिए जो काम किया जाता है, उसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। चलिए इसे समझ लेते हैं। एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड विद द मोटिव ऑफ अर्निंग मनी, वो एक्टिविटी जो मनी अर्न करने के लिए मोटिव से की जाती हैं, और या लाइवलीहुड, अपने जीवन जीने के लिए चीज़ों को खरीदने के लिए जो भी काम किए जाते हैं, आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, उन्हें इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। एग्जाम्पल है जैसे प्रोडक्शन है, इन्वेस्टमेंट है, कंजम्पशन है एंड एक्सचेंज है। प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन एंड एक्सचेंज, ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आती हैं। अब है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म नॉट टू अर्न मनी, ऐसी एक्टिविटीज जो इनकम अर्न करने के लिए नहीं की जाती हैं, बट गेट सेटिस्फैक्शन, मेनली साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। क्या? मेनली दिमागी सेटिस्फैक्शन जिससे मिलता है, इनकम अर्न नहीं करनी है बल्कि दिमागी सेटिस्फैक्शन के लिए जो काम किया जाता है, आर नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उन्हें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कुकिंग बाय अ मदर फॉर हर फैमिली, अपने परिवार के लिए माँ का खाना बनाना, वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। या अ टीचर टीचिंग हिज ओन किड्स, अगर कोई टीचर अपने बच्चों को पढ़ा रहा है जिसमें वो इनकम अर्न नहीं करता लेकिन उसे सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। तो इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए, और उसके बाद माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स और इसमें पढ़ते हैं। चलिए आप समझते हैं माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। सिंपल सी बात है, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्मॉल यानी कि इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स लार्ज स्केल पर यानी कि इकोनॉमी एज ए होल स्टडी करता है। ये मेन डिफरेंस है दोनों का। जैसा कि आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन समझ सकते हैं कि कहाँ इंडिविजुअल है और कहाँ एज ए होल है या एग्रीगेट है। वहाँ पर समझने के लिए, जैसे माइक्रो में स्पेलिंग में क्या होता है, एम के बाद आई आता है, आई फॉर इंडिविजुअल, ये समझ लीजिए, आई फॉर इंडिविजुअल। तो माइक्रो जहाँ होगा इसका मतलब छोटा होता है, तो इसका मतलब है इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी की जाती है इसमें। और जहाँ मैक्रो होगा वहाँ एग्रीगेट्स का मतलब है मिला जुला सब टोटल।
तो यहाँ MA है, MACRO मैक्रो, तो यहाँ एग्रीगेट, यहाँ इससे रिलेट कर लेना एग्रीगेट्स का, फिर भूलोगे नहीं। तो एग्रीगेट्स की स्टडी की जाती है। चलिए इसे समझते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो, सबसे पहले एडम स्मिथ इज कंसीडर्ड टू बी फाउंडर ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो एडम स्मिथ हैं, जो फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स माने जाते हैं, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के फाउंडर माने जाते हैं। दूसरी बात, द टर्म माइक्रो हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोस विच मीन्स स्मॉल। जो माइक्रो वर्ड आया वो ग्रीक लैंग्वेज से आया, ग्रीक भाषा से। तो ग्रीक वर्ड माइक्रोज से आया, जिसका मतलब होता है, जिसका अर्थ होता है स्मॉल। तो इसका मतलब है, तो माइक्रो का मतलब स्मॉल थिंग्स से रिलेट करता है। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू स्मॉल यूनिट्स, small economic units like an individual consumer, an individual producer, and individual firms etc. जो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है इंडिविजुअल यूनिट्स को, यानी कि सिंगल यूनिट्स को डील करता है, यानी कि इसमें छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, ये समझिए। इकोनॉमिक इश्यूज रिलेट टू स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स, छोटी छोटी इकाइयों को का अध्ययन करता है ये, या स्टडी करता है। लाइक जैसे कि इंडिविजुअल कस्टमर, एक कंज्यूमर के बारे में आप एक कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन देख लीजिए, एक कंज्यूमर की जो एक्सपेंडिचर देख लीजिए। तो एक कंज्यूमर के बारे में स्टडी करना है तो माइक्रो में किया जाएगा। एंड इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, अगर एक प्रोड्यूसर कितना प्रोड्यूस कर रहा है, कितना उसका कंजम्पशन है, कितना उसकी परचेजिंग है, तो उसको देखना है एक प्रोड्यूसर की, तो वो भी माइक्रो में आएगा। एंड इंडिविजुअल फर्म, एक फर्म बहुत सारी होती हैं, तो उसमें एक फर्म, सिंगल फर्म की अगर आप बात करते हैं, उसमें कितने लोग सिंगल फर्म में कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने सिंगल फर्म प्रोड्यूस कर रही है, कितना उसकी डिमांड है, कितनी उसकी सप्लाई है, तो वो सारा किस में आता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। अब आप समझ गए होंगे इंडिविजुअल्स की स्टडी की जा रही है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि माइक्रो में इंडिविजुअल्स की स्टडी की जाती है, यहां इंडिविजुअल लिखना ना भूलें। दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। द टर्म मैक्रो हैज बीन derived from the Greek word macros which means large। अब ये कहां से आया है? ये जो वर्ड आया ये भी ग्रीक लैंग्वेज का मैक्रोज वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है लार्ज। इससे पहले एक चीज और समझ लें कि ये इसके जो फाउंडर हैं वो जेएम कीन्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के। माइक्रो के एडम स्मिथ और मैक्रो के जो माने जाते हैं जेएम कीन्स माने जाते हैं इसके फाउंडर। और ये ग्रीक वर्ड मैक्रोस से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है लार्ज, बड़ा। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू द इकोनॉमी। तो ये क्या होता है? ये मैक्रो इकोनॉमिक्स जो डील्स विद द इकोनॉमिक, ऐसी इकोनॉमिक इश्यूज से रिलेट करता है जो क्या किस रूप में होती है? एज ए होल, जो एक संपूर्ण, कंप्लीट, टोटल के रूप में होती हैं। लाइक जैसे कि द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अगर हम इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम की बात करें तो वो पूरे इंडिया की हो गई, तो एज ए होल। या जीडीपी ग्रोथ एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करें, जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो वो भी पूरे इंडिया की जीडीपी के बारे में बात करेंगे। और अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करें, प्राइसेस बढ़ रही हैं, घट रही हैं पूरे उसमें सिस्टम में, पूरे इकोनॉमी में, तो उसे भी हम, तो ये सब सारा जो होल एग्रीगेट में लिया जाता है, इसे क्या कहा जाता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अब इसके डिफरेंसेस हैं, दोनों के अंतर समझ लीजिए। अब ये बहुत इजी है, समझ में आ गया होगा। माइक्रो में इंडिविजुअल का और मैक्रो में एग्रीगेट्स की स्टडी की जाती है। जैसे इसमें एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इन सब की स्टडी की जाती है मैक्रो में। अब इसका डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब कभी भी आपको डिफरेंसेस अगर निकालने हों, डिफरेंसेस अगर आपको दिखाने हों, आपको शो करने हों, तो इस तरह से एक टेबल बना लेना, जिससे कि प्रेजेंटेशन अच्छी रहती है और समझने में आसानी होती है। तो एक तरफ आप बेसिस लिख देंगे,
किस बेस पर आपने डिफ्रेंशिएट किया है, फिर माइक्रो और मैक्रो दो चीज। अब मीनिंग के बेस पर हम दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं। द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद द इंडिविजुअल इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच जिसमें जो किससे डील करती है, इंडिविजुअल यूनिट से डील करती है, एक सिंगल इकाइयों से, सिंगल इंडिविजुअल यूनिट से डील करती है, उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद द एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, जो एग्रीगेट सिस्टम से पूरा मिला जुला पूरे इकोनॉमिक सिस्टम की बात करती है तो उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। उसके बाद थ्योरी, अब इसकी थ्योरी क्या है, इट इज नोन एज प्राइस थ्योरी। इसको प्राइस थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इसका प्राइस थ्योरी समझ सकते हैं, इसे प्राइस थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इट इज नोन एज थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसे इनकम और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के नाम से जाना जाता है, मैक्रो को। उसके बाद रोल क्या है, मार्केट प्ले रोल कौन प्ले क्या प्ले करता है, मार्केट प्लेज अ डोमिनेंट रोल। इसमें रोल किसका होता है, मार्केट का डोमिनेंट रोल होता है, यानी कि मार्केट की डिमांड सप्लाई, मार्केट की सप्लाई, मार्केट की डिमांड, मार्केट के प्राइसेस जो हैं वो डोमिनेंट रोल होता है, मार्केट के आधार पर होता है। और इसमें गवर्नमेंट प्लेज द इंपॉर्टेंट रोल। इसमें गवर्नमेंट का, अगर पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं तो उसके लिए जो रोल होता है वो गवर्नमेंट का मेन रोल होता है। फिर है कांस्टेंट, इसमें क्या कांस्टेंट रखा जाता है, व्हाइल मेकिंग द माइक्रो लॉज मैक्रो वेरिएबल रिमेन कांस्टेंट। अब इसमें बहुत आसान है, जब माइक्रो की तरफ लिखें तो मैक्रो को वेरिएबल को कांस्टेंट लिख दें, जब मैक्रो की साइड लिखें तो माइक्रो के वेरिएबल कांस्टेंट हो जाते हैं। अब ये क्या है समझ लीजिए, जब हम माइक्रो की कोई लॉज या थ्योरी बनाते हैं या रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं माइक्रो के लिए, तो मैक्रो वेरिएबल को कांस्टेंट मान के चलते हैं। देखिए समझ लीजिए इसे, जब हम किसी एक इंडिविजुअल फर्म की प्राइस की बात करते हैं, एक इंडिविजुअल फर्म मान लो कोई क्या बनाती है, एक इंडिविजुअल फर्म मार्कर बनाती है, तो उसको कितने प्राइस रखने हैं अपने, 10 रुपये रखना है, 15 रुपये रखना है, 20 रुपये रखना है, तो उस टाइम हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में मार्कर के प्राइसेस क्या हैं उनको हम कांस्टेंट रखते हैं। कहने का मतलब उनके बारे में नहीं सोचते, केवल पहले अपने बारे में सोचते हैं। जो हमने कंपनी लगाई है या जो हमने फर्म बनाई है, जहां हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमारा इसमें खर्चा कितना है और हमें इसमें क्या प्रॉफिट मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग हम प्राइस अपनी रखते हैं। तो इसका मतलब है कि जो मैक्रो वेरिएबल है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में मार्कर कितने कितने के रुपए हैं, इतने से हम उसको हम कांस्टेंट रहने देते हैं, उसके बारे में हम नहीं सोचते। तो वही मतलब हो गया इसका कि जो मैक्रो वेरिएबल है वो कांस्टेंट रहता है जब हम लॉज बनाते हैं माइक्रो के लिए। और इसी तरह से जब वाइल मेकिंग द मैक्रो लॉज, जब मैक्रो के लॉज बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं, तो माइक्रो वेरिएबल रिमेन कांस्टेंट। तो माइक्रो वेरिएबल को कांस्टेंट रहने देते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट चीनी का रेट निकालती है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑल ओवर इंडिया के लिए मान लो या किसी स्पेशल पूरे स्टेट के लिए एक रेट निकालती है कि शुगर जो है या चीनी जो है वो 40 रुपीज़ पर किलोग्राम होगी। तो उसमें वो एक इंडिविजुअल फर्म को छोड़ देती है कि कौन सी फर्म या कौन सी मिल को नुकसान हो रहा है या किसको फायदा हो रहा है, वो कांस्टेंट रहने देती है, छोड़ देती है। एक इंडिविजुअल यूनिट को छोड़ देती है, वो पूरे सबके लिए एक निर्धारित करती है। तो इसे बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे इसको, मैक्रो वेरिएबल, मैक्रो लॉज बनाते समय माइक्रो वेरिएबल कांस्टेंट रखे जाते हैं। एक एग्जांपल दिया मैंने आपको। उसके बाद टूल्स हैं, जैसे टूल्स हैं, टूल्स क्या होते हैं, इट्स मेन टूल्स आर डिमांड एंड सप्लाई। इसका जो मेन टूल है वो डिमांड और सप्लाई है, किसका, माइक्रो का, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो मेन टूल है वो है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। इनमें एग्रीगेट लग जाता है, यानी कि टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई। तो ये आपको दोनों डिफरेंशिएशन भी समझ में आ गया होगा। आज का टॉपिक हम यहीं क्लोज करते हैं। जैसा कि आज हमने स्टार्ट किया है माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो इसमें 11th क्लास के बच्चे जैसे स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट को, तो वो देखेंगे तो ये तो पता है कि वो पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे। तो प्लीज़
सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको ये अच्छा लगता है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, आपको ठीक समझ में आ रहा है और आप चाहते हैं कि हम कंटिन्यू इसे पढ़ते रहें, तो उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में लाइक करते रहें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि जब भी कोई वीडियो बनाएं वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।